नमस्कार। आज हम एक ऐसे महाद्वीप की गहराई में उतर रहे हैं जो अक्सर सुर्खियों में रहता है, लेकिन शायद हमेशा सही कारणों से नहीं। मेरा मतलब है अफ्रीका। जी हाँ, और हमारे पास इस पर काफी जानकारी है अलग अलग स्रोतों से। भूगोल, इतिहास, वन्य जीवन, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और हाँ, वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी चीजें भी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद सिर्फ तथ्य बताना नहीं है, बल्कि इन सब जानकारियों से अफ्रीका की एक ज्यादा साफ, एक ज्यादा बारीक तस्वीर सामने लाना है। क्योंकि अक्सर इसे एक ही तरह से देखा जाता है ना, जबकि ये तो मतलब अनगिनत कहानियों, संभावनाओं और हाँ, चुनौतियों का भी घर है। सही कहा। तो कोशिश यही रहेगी कि इन अलग अलग धागों को बुनकर एक समझ बनाई जाए। ये देखें कि ये महाद्वीप अपनी भौगोलिक विशालता, ऐतिहासिक गहराई या फिर सांस्कृतिक जीवंतता के लिहाज से इतना अहम क्यों है, और भविष्य की क्या संभावनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, शायद किसी दिलचस्प तथ्य से। हाँ, क्यों नहीं। ये बात काफी अनोखी है और शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि अफ्रीका दुनिया का अकेला ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। तीनों मतलब कर्क रेखा, विषुवत वृत्त और मकर रेखा। जी हाँ, तीनों। और यही भौगोलिक स्थिति एक तरह से इसकी जलवायु और जो इतनी विविधता है ना प्रकृति में, उसकी नींव रखती है। अच्छा, और एक और बात मुझे स्रोतों में मिली जो हैरान करती है कि लीबिया जैसा देश है जहां एक भी स्थायी नदी नहीं है। हाँ, ये दिखाता है कि अफ्रीका सिर्फ विशाल ही नहीं, बल्कि इसमें कितने विरोधाभास भी हैं। सही बात है। एक तरफ तो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा, जो महाद्वीप का लगभग 1/3 हिस्सा है। बाप रे, 1/3। हाँ, और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे लंबी नदी नील और दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील विक्टोरिया, वो भी यही है। तो यही विविधता ही अफ्रीका की असली पहचान है। बिल्कुल। तो चलिए इसी विविधता को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत भूगोल से करते हैं। जरूर। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, करीब 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। बहुत बड़ा है। हाँ, और इसे अक्सर पठारी महाद्वीप भी कहते हैं। अच्छा, पठारी महाद्वीप क्यों? क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा ऊंचे पठारों से बना है। ये पठार बहुत पुराने हैं। वो जो गोंडवाना लैंड था ना, प्राचीन सुपरकॉन्टिनेंट, उसी के हिस्से माने जाते हैं। ओह अच्छा। और इन पठारों पर आपको हर तरह का नज़ारा मिलेगा। जैसे उत्तर में सहारा रेगिस्तान है। अब सहारा सिर्फ रेत का समंदर नहीं है जैसा हम सोचते हैं। हाँ, फिल्मों में तो रेत ही दिखाते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ चट्टानी पठार भी हैं, पहाड़ भी हैं। फिर दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल है। और मध्य अफ्रीका में वहां तो जंगल है शायद। बिल्कुल। मध्य अफ्रीका में है कॉन्गो बेसिन। ये अमेज़न के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन है और जैव विविधता का तो खजाना है ये। पहाड़ों की बात करें तो एटलस पर्वत सुना है मैंने। जी, वो उत्तर पश्चिम में है, एटलस पर्वत श्रृंखला। लेकिन अफ्रीका की असली शान अगर पहाड़ों की बात करें तो वो है पूर्वी अफ्रीका में तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो, हाँ, उसका नाम तो बहुत मशहूर है। हाँ, करीब 5,895 मीटर ऊंचा ये एक ज्वालामुखी पर्वत है और इसकी चोटी साल भर बर्फ से ढकी रहती है, भूमध्य रेखा के पास होने के बावजूद। कमाल है। और ये महाद्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु है। ये तथ्य अक्सर, जैसे आपने कहा, MPPSC जैसी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। हाँ, ये याद रखने लायक है। पूर्वी अफ्रीका की एक और बड़ी भौगोलिक खासियत है, वो है महान दरार घाटी, ग्रेट रिफ्ट वैली। ग्रेट रिफ्ट वैली, हाँ, इसके बारे में भी पढ़ा है। ये पृथ्वी की सतह पर एक बहुत बड़ी दरार है, एक तरह से सीरिया से लेकर मोजाम्बिक तक हजारों किलोमीटर लंबी। हजारों किलोमीटर? जी हाँ। और इसी घाटी में अफ्रीका की कई बड़ी और गहरी झीलें बनी हैं, जैसे टैंगानिका झील, न्यासा झील, जिसे मलावी झील भी कहते हैं। अच्छा। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि लाखों सालों में ये दरार और फैलेगी और शायद पूर्वी अफ्रीका का कुछ हिस्सा महाद्वीप से अलग होकर एक नया महासागर बना दे। सच में? ये सोचना ही कितना अद्भुत है ना? अब नदियों के बिना तो अफ्रीका की कहानी अधूरी ही रहेगी। नील नदी का जिक्र तो आया ही। हाँ, नील नदी। अक्सर इसे दुनिया की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। ये विक्टोरिया झील से निकलकर उत्तर की ओर बहती है और भूमध्य सागर में मिल जाती है। और प्राचीन मिस्र की सभ्यता तो इसी के किनारे पनपी थी। बिल्कुल, इसीलिए तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। ये भी एक जरूरी पॉइंट है याद रखने के लिए। और दूसरी बड़ी नदी कांगो का नाम सुना है? हाँ, कांगो नदी, जिसे पहले जायरे भी कहते थे। पानी के आयतन के हिसाब से ये अफ्रीका की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, अमेज़न के बाद। अच्छा।
और इसकी एक और खास बात यह है कि ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये भी अनोखा है। हाँ, फिर पश्चिम अफ्रीका में नाइजर नदी है, दक्षिण में ज़ैम्बेज़ी नदी है, जिस पर वो शानदार विक्टोरिया फॉल्स है। ये सब जीवन रेखाएं हैं। और विक्टोरिया झील, वो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है ना? जी हाँ, बिल्कुल। इतनी भौगोलिक विविधता है तो जाहिर है जलवायु भी बहुत अलग-अलग होगी। हाँ, बिल्कुल। जैसे भूमध्य रेखा के आसपास के इलाके हैं, कॉन्गो बेसन वगैरह, वहाँ साल भर गर्मी और बारिश वाला मौसम रहता है, उमस भरा। वहाँ कहते हैं रोज दोपहर में बारिश होती है। हाँ, अक्सर दोपहर बाद भारी बारिश होती है। मजाक में उसे 4 बजे वाली वर्षा भी कह देते हैं। अच्छा। फिर इस क्षेत्र के उत्तर और दक्षिण में जाएं तो सवाना घास के मैदान मिलते हैं। यहाँ गर्मियों में बारिश होती है और सर्दियां सूखी रहती हैं। ये वही इलाके हैं जो हम डिस्कवरी चैनल पे देखते हैं ना? हाँ बिल्कुल, शेरों और जेब्रा वाले। वही। फिर सहारा और कालाहारी जैसे विशाल रेगिस्तान हैं, जहां दिन बहुत गर्म और रातें ठंडी हो सकती हैं, और बारिश न के बराबर। और महाद्वीप के बिल्कुल उत्तरी और दक्षिणी छोर पर वहां भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है, जैसे यूरोप में होती है। सर्दियां नम और गर्मियां सूखी। तो इस अनोखे भूगोल ने यहाँ के इंसानी सफर को कैसे शक्ल दी होगी? इतिहास की तरफ देखें थोड़ा। हाँ बिल्कुल। अफ्रीका को तो मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है। हाँ, ये तो सुना है। मतलब यहीं से इंसान की शुरुआत हुई माना जाता है, क्योंकि जो शुरुआती मानव प्रजातियों के सबसे पुराने जीवाश्म मिले हैं ना, वो यहीं मिले हैं, इथियोपिया, केन्या, इन जगहों पर। अच्छा। और यहाँ सिर्फ शुरुआत ही नहीं हुई, बल्कि कई महान प्राचीन सभ्यताएं भी फली फूली। नील नदी घाटी में मिस्र की सभ्यता को कौन नहीं जानता? हाँ, पिरामिड और स्फिंक्स लगभग 3100 ईसा पूर्व से। जी, उनकी वो लेखन प्रणाली, हायरोग्लिफिक्स, कितना कुछ था। फिर इथियोपिया में अक्सम साम्राज्य था, जो व्यापार और संस्कृति का एक बहुत शक्तिशाली केंद्र था। मैंने माली साम्राज्य के बारे में भी पढ़ा है, पश्चिम अफ्रीका में। हाँ, 13वीं से 16वीं सदी के बीच वो सोने और नमक के व्यापार पर बहुत फला फूला। और उसका शहर टिम्बक्टू, वो तो ज्ञान का केंद्र था शायद। बिल्कुल। टिम्बक्टू इस्लामी दुनिया में ज्ञान, शिक्षा और व्यापार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। कहा जाता है कि वहां की लाइब्रेरियों और जो लोगों के निजी संग्रह थे, उनमें लाखों पांडुलिपियां थीं। लाखों? ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है ना? और दक्षिण में ग्रेट जिम्बाब्वे था, जो अपनी विशाल पत्थर की संरचनाओं के लिए मशहूर है। वो भी बिना गारे के, बिना मोर्टार के बनाई गई थी। अद्भुत। लेकिन फिर इतिहास ने एक बहुत दुखद मोड़ लिया। 15वीं सदी से वो ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार शुरू हुआ। हाँ, वो एक भयानक त्रासदी थी। लाखों अफ्रीकियों को जबरन अमेरिका ले जाया गया। जी, और इसके बाद 19वीं सदी के अंत में यूरोपियन शक्तियों के बीच अफ्रीका को आपस में बांटने की होड़ मच गई। उसे स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका कहते हैं। मतलब अफ्रीका का बंटवारा। हाँ, 1884-85 में बर्लिन में एक सम्मेलन हुआ और वहां यूरोपीय ताकतों ने बैठकर अफ्रीका का नक्शा बना दिया, उसकी सीमाएं तय कर दी, बिना किसी अफ्रीकी प्रतिनिधि के। ये तो बहुत अन्यायपूर्ण था। बिल्कुल। और इस औपनिवेशिक दौर ने अफ्रीका के राजनीतिक नक्शे, उनकी अर्थव्यवस्थाओं, उनके समाजों पर बहुत गहरा और स्थायी असर डाला। उसकी विरासत आज भी महसूस होती है। लेकिन फिर 20वीं सदी में आज़ादी की लड़ाई भी शुरू हुई। जी हाँ, 20वीं सदी के मध्य में स्वतंत्रता की लहर उठी। घाना 1957 में उप सहारा अफ्रीका में आज़ाद होने वाला पहला देश बना। उसके बाद तो एक एक करके कई देश स्वतंत्र हुए। दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष शायद सबसे लंबा और कठिन रहा। वो रंगभेद वाली नीति। हाँ, अपार्थाइड, वो एक नस्लवादी नीति थी। उसके खिलाफ नेल्सन मंडेला जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में दशकों तक आंदोलन चला। बहुत बलिदान हुए। और आखिरकार 1994 में वहां लोकतांत्रिक चुनाव हुए और रंगभेद खत्म हुआ। जी, ये आधुनिक इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। इनसे जुड़े सवाल भी परीक्षाओं में आ सकते हैं, जैसे रंगभेद किस देश से संबंधित था, या नेल्सन मंडेला कौन थे। बिल्कुल। इतिहास के इस उथल-पुथल के बीच अफ्रीका की एक और पहचान है, उसका अद्भुत वन्य जीव। हाँ, वो तो है ही। जब हम अफ्रीका के बारे में सोचते हैं तो अक्सर बिग 5 का ख्याल आता है ना? हाँ, बिग 5, शेर, तेंदुआ, गैंडा, हाथी और अफ्रीकी भैंस। जी, ये सफारी के सबसे बड़े आकर्षण हैं। लेकिन अफ्रीका का वन्य जीव संसार इससे कहीं ज्यादा समृद्ध है। और क्या क्या है? अरे, चीता है, जिराफ, जेब्रा, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ और तरह तरह के बंदर, गोरिल्ला और चिंपैंजी भी तो यहीं पाए जाते हैं, मध्य अफ्रीका के वर्षावनों में। हाँ, गोरिल्ला। और पक्षियों की तो हजारों प्रजातियां हैं।
और इन जानवरों के घर यानी उनके आवास भी उतने ही अलग अलग होंगे। जाहिर है, जैसे पूर्वी अफ्रीका के सवाना मैदान है, तंजानिया का सेरेंगेटी, केन्या का मसाई मारा, ये दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव प्रवास ग्रेट माइग्रेशन के लिए जाने जाते हैं। ओह हाँ, वो जिसमें लाखों जानवर एक साथ चलते हैं। हाँ, लाखों वाइल्ड बीस्ट और जेब्रा पानी और चारे की तलाश में सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। वो नज़ारा तो मतलब अविश्वसनीय होता है। जरूर होता होगा। फिर कॉन्गो बेसिन के घने जंगल हैं, वो गोरेला, बोनोबो और ना जाने कितनी अनगिनत दूसरी प्रजातियों का घर है। और रेगिस्तानों में भी जानवर होते हैं, सहारा जैसे। बिल्कुल, सहारा और कालाहारी जैसे रेगिस्तानों में भी ऐसे जीव हैं जिन्होंने खुद को उन कठोर परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लिया है। जैसे ऊंट है, रेगिस्तानी लोमड़ी है, कई तरह के सांप और छिपकलियां हैं। लेकिन सुनने में आता है कि ये वन्य जीव अब बहुत खतरे में है। हाँ, ये दुखद सच्चाई है। अवैध शिकार एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर हाथी दांत के लिए हाथियों का और सींग के लिए गैंडों का शिकार होता है। बहुत दुख की बात है ये। बिल्कुल, जलवायु परिवर्तन भी इन पर बुरा असर डाल रहा है। तो क्या कुछ किया जा रहा है इन्हें बचाने के लिए? हाँ, अच्छी बात यह है कि संरक्षण के प्रयास भी हो रहे हैं। कई देशों ने बड़े बड़े नेशनल पार्क और रिजर्व बनाए हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका का क्रूगर नेशनल पार्क बहुत मशहूर है। हाँ, सुना है। कई अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय संगठन भी वन्यजीवों और उनके आवासों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये चुनौतियां सीधे तौर पर आर्थिक विकास और जमीन के इस्तेमाल से जुड़ी हुई हैं। तो फिर अब जरा अफ्रीका की अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हैं। यहीं पर शायद वो बड़ा विरोधाभास सामने आता है जिसका जिक्र आप कर रहे थे। बोत्सवाना, कॉन्गो डीआरसी में सोना है, दक्षिण अफ्रीका घाना में तेल और गैस भी तो है। हाँ, नाइजीरिया, अंगोला, अल्जीरिया जैसे देशों में तेल और गैस के बड़े भंडार हैं। फिर कोबाल्ट है, जो हमारी मोबाइल फोन की बैटरी के लिए बहुत जरूरी है, उसका बड़ा हिस्सा डीआरसी से आता है। प्लैटिनम, तांबा, लिस्ट बहुत लंबी है। इतने सारे संसाधन, फिर भी अफ्रीका दुनिया के सबसे गरीब क्षेत्रों में क्यों गिना जाता है? यही तो वो संसाधन अभिशाप या रिसोर्स कर्स कहलाता है। इसके कई कारण बताए जाते हैं। एक तो ऐतिहासिक है, मतलब औपनिवेशिक काल। हाँ, औपनिवेशिक ताकतों ने इन संसाधनों का भरपूर दोहन किया अपने फायदे के लिए और ऐसी अर्थव्यवस्थाएं बना दी जो सिर्फ कच्चे माल के निर्यात पर निर्भर थी। और आजादी के बाद भी कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता रही, भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, इन सब ने टिकाऊ विकास में बाधा डाली। और जो वैश्विक व्यापार प्रणाली है, वो भी अक्सर अफ्रीकी देशों के पक्ष में नहीं रही है। कृषि का क्या हाल है? वो भी तो महत्वपूर्ण होगी। हाँ, कृषि अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लाखों लोग इसी में लगे हुए हैं। कॉफी है, जैसे इथियोपिया, युगांडा में। कोको है, आइवरी कोस्ट और घाना दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हैं। चाय भी होती है शायद केन्या में। जी हाँ, केन्या चाय के लिए मशहूर है। कपास, फूल, ये सब निर्यात होते हैं। लेकिन इसके बावजूद खाद्य सुरक्षा यानी सबके लिए पर्याप्त भोजन, वो अभी भी कई देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो नाइजीरिया अपने तेल भंडार की वजह से अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हालांकि वो तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर भी है, जो एक जोखिम है। और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की सबसे औद्योगिक और विविध अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। केन्या पूर्वी अफ्रीका का एक तरह से आर्थिक केंद्र है और इथियोपिया ने हाल के वर्षों में काफी तेजी से विकास किया है। हाल के सालों में कुछ अच्छी खबरें भी हैं, जैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। हाँ, बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का प्रसार बढ़ रहा है। केन्या का वो एम-पेसा सिस्टम है ना, मोबाइल मनी वाला, वो तो पूरी दुनिया में मिसाल बन गया है। हाँ, एम-पेसा के बारे में सुना है। और लागोस नाइजीरिया, नायरोबी केन्या जैसे शहर अब टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के हब बन रहे हैं। उन्हें मजाक में सिलिकॉन सवाना भी कहने लगे। सिलिकॉन सवाना, अच्छा नाम है। हाँ, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल हुई है हाल में, अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, यानी AFCFT। ये क्या है? ये 2019 में लागू हुआ। इसका लक्ष्य है कि जो 54 सदस्य देश हैं, उनके बीच व्यापार में जो बाधाएं हैं, जो टैक्स वगैरह लगते हैं, उन्हें कम किया जाए, ताकि एक विशाल सिंगल मार्केट बन सके। पूरे महाद्वीप का एक बाजार। हाँ, अगर ये सफल होता है तो इससे अफ्रीका के देशों के बीच आपस में व्यापार बहुत बढ़ सकता है और ये महाद्वीप के आर्थिक एकीकरण में भी बहुत मदद कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। जी हाँ, ये सिर्फ व्यापार बढ़ाने का जरिया नहीं है,
बल्कि वो जो उपनिवेशवाद के दौर में देशों के बीच बनावटी सीमाएं खींच दी गई थी ना, उनके असर को कम करने की भी एक कोशिश है। लेकिन चुनौतियां तो अभी भी होंगी। हाँ, चुनौतियां अभी भी बहुत बड़ी हैं। गरीबी, खासकर उप सहारा अफ्रीका में एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और बुनियादी ढांचा जैसे सड़कें, बिजली, इंटरनेट, ये सब अभी भी बहुत अपर्याप्त हैं। और कुछ इलाकों में अस्थिरता और संघर्ष भी है। बिल्कुल, कुछ क्षेत्रों में संघर्ष और अस्थिरता विकास को रोकते हैं, और जलवायु परिवर्तन के असर जैसे सूखा पड़ना, बाढ़ आना, ये भी चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के इन उतार चढ़ावों के बीच अफ्रीका का वो पहलू जो शायद सबसे ज्यादा जीवंत है, वो है इसकी संस्कृति और इसके लोग। सही कहा। यहाँ अविश्वसनीय भाषाई और जातीय विविधता है। आप अंदाजा लगाइए कितनी भाषाएं बोली जाती होंगी। 100, 200। अनुमान है कि यहाँ 2000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। 2000, ये तो कमाल है। क्या कुछ प्रमुख भाषाएं या भाषा समूह है? हाँ, मोटे तौर पर 4 बड़े भाषा परिवार माने जाते हैं। एक है अफ्रो एशियाई, जो उत्तरी अफ्रीका और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। इसमें अरेबी, अम्हारिक जैसी भाषाएं आती हैं। अच्छा। दूसरा है नीलो सहारेन, ये पूर्वी और मध्य अफ्रीका में है। तीसरा और सबसे बड़ा समूह है नाइजर कोंगो, जो ज्यादातर उप सहारा अफ्रीका में फैला है। इसमें स्वाहिली और योरूबा जैसी बांटू भाषाएं आती हैं। स्वाहिली तो मैंने सुना है पूर्वी अफ्रीका में काफी बोली जाती है। जी हाँ, स्वाहिली पूर्वी अफ्रीका में एक महत्वपूर्ण संपर्क भाषा, लिंग्वा फ्रांका बन गई है। और चौथा समूह है खोइसान, जो दक्षिणी अफ्रीका की भाषाएं हैं, जिनमें वो क्लिक ध्वनियां होती हैं। वो क्लिक साउंड वाली भाषाएं। हाँ, और इनके अलावा कई देशों में वो पुरानी औपनिवेशिक भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली, वो भी आधिकारिक या फिर बड़े पैमाने पर बोली जाती हैं। धर्म पे लिहाज से कैसी तस्वीर है? यहाँ भी काफी विविधता है। इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका और पूर्वी तट पर प्रमुख धर्म है। और ईसाई धर्म? ईसाई धर्म उप सहारा अफ्रीका में ज्यादा प्रचलित है, और इथियोपिया में तो ईसाई धर्म की जड़ें बहुत पुरानी हैं, पहली सदियों से। और क्या पारंपरिक धर्म भी है? हाँ, इन दोनों प्रमुख धर्मों के साथ साथ लाखों लोग पारंपरिक अफ्रीकी धर्मों को भी मानते हैं, जिनका प्रकृति से, पूर्वजों से गहरा संबंध होता है। और छोटे छोटे हिंदू, यहूदी और बहाई समुदाय भी आपको अफ्रीका में मिलेंगे। और अफ्रीका की एक और खासियत जो स्रोतों में बार बार आती है, वो है इसकी युवा आबादी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कहा जाता है कि 60% से ज्यादा आबादी 25 साल से कम उम्र की है। 60%? तो ये दुनिया का सबसे युवा महाद्वीप हुआ। बिल्कुल। और ये अफ्रीका के भविष्य के लिए आप कह सकते हैं एक दो-धारी तलवार है। अच्छा, कैसे? एक तरफ ये एक बहुत बड़ा कार्यबल है, इनोवेशन की क्षमता है, एक बड़ा बाजार बन सकता है, मतलब अपार संभावनाएं हैं। और दूसरी तरफ इन करोड़ों युवाओं को अच्छी शिक्षा देना, स्वास्थ्य सेवाएं देना और सबसे जरूरी रोजगार के अवसर देना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर इन युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा दी जा सके तो ये अफ्रीका के बदलाव का इंजन बन सकती है। बिल्कुल। अब जरा सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की बात करें। कला, संगीत, साहित्य। वो तो बहुत ही समृद्ध और विविध हैं। प्राचीन मिस्र की कला और वास्तुकला से लेकर पश्चिम अफ्रीका के वो लकड़ी के मुखौटे और मूर्तियां हैं, हर क्षेत्र की अपनी खास पहचान है। संगीत का तो शायद पूरी दुनिया पर असर पड़ा है। हाँ, संगीत में तो अफ्रीकी लय और ताल का प्रभाव पूरी दुनिया के संगीत पर पड़ा है। आप ब्लूज सुने, जैज सुने, रेगे सुने, साल्सा, यहाँ तक कि रॉक एंड रोल, इन सब में आपको अफ्रीकी जड़ें मिलेंगी। और अफ्रीका के अंदर भी बहुत सारी शैलियां होंगी। अनगिनत, हाई लाइफ, एफ्रोबीट, मबालाक्स, सोकोस, लिस्ट खत्म ही नहीं होती। साहित्य के बारे में क्या? साहित्य में मौखिक कथावाचन की परंपरा बहुत पुरानी है। वो चालाक किरदारों वाली कहानियां होती है ना, जैसे अनांसी मकड़ी की या खरगोश की, वो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। हाँ, ऐसी कहानियां तो हमने भी बचपन में सुनी है शायद। हाँ, और टिम्बकटू की वो पांडुलिपियां लिखित परंपरा की गहराई दिखाती हैं। और आधुनिक दौर में भी वोली स्विंका हैं नाइजीरिया से, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, नूंगीवा थ्युंगो हैं केन्या से, नांदीन गॉर्डिमर दक्षिण अफ्रीका से, कई विश्व प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। तो हमने अफ्रीका के भूगोल, इतिहास, वन्य जीवन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के कई जरूरी पहलुओं को छुआ है आज। हाँ, और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सारे बिंदु कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। नील नदी का उद्गम? विक्टोरिया झील।
टिम्बकटू क्यों प्रसिद्ध था? ज्ञान और व्यापार का केंद्र होने के लिए। FCFTA का मकसद क्या है? अंतर अफ्रीकी व्यापार बढ़ाना, एक सिंगल मार्केट बनाना। या बिग 5 में कौन से जानवर शामिल हैं? शेर, तेंदुआ, गैंडा, हाथी और अफ्रीकी भैंस। हाँ, ये सब जानकारी उपयोगी है। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो एक बात साफ तौर पर उभर कर सामने आ रही है वो है अफ्रीका की असाधारण विविधता और जटिलता। बिल्कुल। हमने इसके विशाल रेगिस्तानों से लेकर घने जंगलों तक की यात्रा की, प्राचीन सभ्यताओं से लेकर औपनिवेशिक संघर्ष और फिर स्वतंत्रता तक के लंबे सफर को देखा। हमने इसके मशहूर वन्य जीवों के बारे में जाना और उन्हें बचाने की जो चुनौतियां हैं उनको समझा। हमने ये भी देखा कि कैसे अपार प्राकृतिक संपदा होने के बावजूद ये महाद्वीप गरीबी और विकास की एक मुश्किल पहेली से जूझ रहा है। लेकिन साथ ही तकनीक और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नई उम्मीदें भी जग रही हैं। और हमने ये महसूस किया कि ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि हजारों संस्कृतियों, भाषाओं और लोगों की आकांक्षाओं का एक जीता जागता धड़कता हुआ मिश्रण है। और इसकी युवा आबादी, वो इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और शायद सबसे बड़ी चुनौती भी। जी हाँ, मिस्र के पिरामिड से लेकर लागोस के टेक हब तक अफ्रीका ने हमेशा दुनिया को प्रभावित किया है और आगे भी करता रहेगा। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए अगर देखें तो अफ्रीका के पास अपार संभावनाएं दिखती हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, युवा ऊर्जा है और AFCFTA जैसे कदमों से महाद्वीपीय सहयोग बढ़ाने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन जैसा हमने चर्चा में देखा, चुनौतियां भी उतनी ही गंभीर हैं। गरीबी है, कहीं कहीं राजनीतिक अस्थिरता है, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे हैं और बुनियादी सुविधाओं की कमी तो है ही। तो एक बड़ा सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर करता है वो ये है कि कि क्या अफ्रीका इन संभावनाओं और चुनौतियों के बीच एक संतुलन बना पाएगा? क्या वो अपनी सामूहिक क्षमता का पूरा इस्तेमाल करके वास्तव में अगली वैश्विक ताकत बनने की राह पर बढ़ सकता है? और अगर हाँ, तो इस बदलाव की शक्ल क्या होगी, इसके मायने क्या होंगे पूरी दुनिया के लिए? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार नजर रखने की और सोचते रहने की जरूरत है।